हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय नवीन सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के रिमेनिंग पार्ट, डाइजेशन ऑफ फैट एंड लिपिड। इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की प्रोसेस और मैकेनिज्म स्टडी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। फैट या लिपिड जनरली एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड fatty acid. The esters of glycerol and fatty acid is generally known as fat या लिपिड। फैट क्या है? फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एक एस्टर फॉर्म होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर फॉर्म फैट या लिपिड होता है। ग्लिसरॉल, जिसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसे ग्लिसरॉल। यदि इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन, हाइड्रोकार्बन से बनी हुई लॉन्ग फैटी एसिड चेन, जिसके टर्मिनल कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, इस लॉन्ग फैटी एसिड चेन लॉन्ग फैटी एसिड चेन की रिएक्शन यदि हम ग्लिसरॉल से करवाते हैं तो फैट का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसिड क्या होते हैं? द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच कंसिस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन से बनी हुई, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई एक लंबी चेन, जिसके टर्मिनल एंड पर, एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जुड़ा होता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग फैटी एसिड चेन को, लॉन्ग एलिफेटिक कार्बन चेन को फैटी एसिड चेन कहा जाता है। जब कोई भी फैटी एसिड चेन जो लगभग 12 से 24 या इससे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग होती है, ऐसी लंबी फैटी एसिड चेन की रिएक्शन जब ग्लिसरॉल से करवाई जाती है तो यह रिएक्शन एक हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होती है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल ग्लिसरॉल में प्रेजेंट OH ग्रुप और फैटी एसिड चेन में टर्मिनल कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप प्रेजेंट H ग्रुप के बीच रिएक्शन होने से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों एक एस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होकर एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम फैट कहते हैं। यहां एक फैटी एसिड चेन जब ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड से अटैच होती है तो बनने वाली स्ट्रक्चर को मोनोग्लिसराइड कहा जाता है। मोनो का मतलब एक और ग्लिसराइड मतलब
ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड चेन का जुड़ा होना। इसी वे में जब एक और फैटी एसिड चेन को अटैच किया जाता है तो इसी वे में वही हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होती है और एक और फैटी एसिड चेन सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके डाइग्लिसराइड बनाती है और इसी तरह से थर्ड OH ग्रुप, ग्लिसरॉल का थर्ड OH ग्रुप भी फैटी एसिड चेन से सैचुरेट होकर अपनी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आता है। और जनरली फैट्स जो एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। फूड में ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड तीनों तरह की फैट कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड फैट का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा और स्टमक आमाशय में नहीं होता, क्योंकि मुख गुहा में स्रावित होने वाली, सिक्रीट होने वाली लार में फैट डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह से स्टमक में भी फैट डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। रेयरली, कभी कभी स्टमक में फैट का डाइजेशन रेयरली होता है। जनरली फैट के 90 और 99% पार्ट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में लीवर और पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल जूस और पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला पैनक्रियाटिक जूस फूड में प्रेजेंट फैट या लिपिड का डाइजेशन करता है। फूड में प्रेजेंट फैट या लिपिड के डाइजेशन में बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल साल्ट्स, बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल साल्ट्स फूड में प्रेजेंट फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रोसेस में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, फूड में प्रेजेंट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को सबसे पहले बाइल साल्ट्स जैसे सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये दो ऐसे बाइल साल्ट्स हैं जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल साल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो वाटर इनसोल्यूबल होती है, पानी में जो ऐसी फैट ग्लोब्यूल्स जो पानी में अनडिजॉल्व होती है, इनसोल्यूबल होती है, इस वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फैट को बाइल साल्ट्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल साल्ट्स सबसे पहले स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बड़ी फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल साल्ट्स डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से बाइल साल्ट्स की एक्टिविटी के कारण लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल जाती है। जब बाइल साल्ट्स फैट ग्लोब्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, या डायग्राम में देखिए स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के चारों ओर मैंने बाइल साल्ट्स को बाइंड किए हुए दिखाया है। ये बाइल साल्ट्स फूड में प्रेजेंट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। ये कंप्लीट प्रोसेस, फैट के ऊपर कंडक्ट होने वाली ये कंप्लीट प्रोसेस जो बाइल साल्ट से कंडक्ट होती है, इसे इमल्सिफिकेशन पायसीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। दैट मीन्स इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इन विच बाइल सॉल्ट्स
digest the large fat globule or depletes the large fat globules into small fat globules is known as emulsification. पायसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़ी बड़ी वसा बूंदों लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल साल्ट्स पित्त लवणों की सहायता से बदला जाता है छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल्स में। छोटी वसा बूंदों में बदलने की ये प्रक्रिया, तोड़ने की ये प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण कहलाती है। पायसीकरण के बाद इस इमल्सिफाइड फैट जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनती हैं, इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट कहा जाता है। ये इमल्सिफाइड फैट, पायसीकृत वसा आगे पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की हेल्प से इन इमल्सिफाइड फैट में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को रिमूव करके इसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, अवशोषण योग्य फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है पैंक्रियाटिक जूस की सहायता से। इमल्सिफाइड फैट जो कि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होती है, इस ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट इमल्सिफाइड फैट यानी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स को पैंक्रियाज में प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को पहले डाइग्लिसराइड में बदलता है। डाइग्लिसराइड को यही पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम अगेन मोनोग्लिसराइड में बदलता है। मोनोग्लिसराइड को इंटेस्टाइन में आने वाला पैंक्रियाटिक जूस का लाइपेज एंजाइम आगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, जो कि फैट की यूनिट फॉर्म है, इकाई रूप है, वसा के इकाई रूप में इसे बदल देता है। और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट लाइपेज एंजाइम और बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स की सहायता से होता है। बाइल सॉल्ट्स का काम है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़ी बड़ी वसा बूंदों को छोटी फैट ग्लोब्यूल्स में बदलना, और इस तरह से लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदलना इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। आफ्टर इमल्सिफिकेशन फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट किया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। लाइपेज एंजाइम फैट, इमल्सिफाइड फैट में प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड्स को पहले डाइग्लिसराइड में बदलता है, डाइग्लिसराइड अगेन आगे मोनोग्लिसराइड में बदलता है लाइपेज एंजाइम से, एंड लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड को अंत में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। इसी तरह से फूड में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। न्यूक्लिक एसिड दो कैटेगरी के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। फूड में प्रेजेंट डीएनए और आरएनए कंटेंट के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने वाला पैंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइनल पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में दो तरह के
न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडेज और राइबो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कहा जाता है। इसी तरह से इंटेस्टाइनल जूस में भी दो तरह के न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कहा जाता है। ये पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंड राइबोन्यूक्लियोटाइडेज, जिसे शॉर्ट में डीएनएज और आरएनएज एंजाइम भी कहा जाता है। ये डीएनएज और आरएनएज एंजाइम डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करते हैं। डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को फुल्ली डाइजेस्ट करता है इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन डीएनएज एंजाइम करता है और ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को डीएनएज एंजाइम डीएनए जो कि एक पॉलीमेरिक फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को डीएनएज एंजाइम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इसी तरह से आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का डाइजेशन आरएनएज एंजाइम आरएनएज एंजाइम करता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आरएनएज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है राइबोज न्यूक्लियोटाइड में। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के लिए दो तरह के एंजाइम्स डीएनएज और आरएनएज एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट डीएनएज और आरएनएज के फंक्शन से एक्टिविटी से बनने वाले प्रोडक्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आगे डाइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स का आगे डाइजेशन न्यूक्लियोटाइड जो कि डीऑक्सीराइबो और राइबो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का आगे इन न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन आगे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम करता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोसाइड्स बनने वाले डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या राइबो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या राइबो न्यूक्लियोसाइड को आगे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में। यहां न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर विथ नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर की प्रेजेंस, ये न्यूक्लियोसाइड है। जब न्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम रिएक्शन करता है तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देता है। दैट मींस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप का प्रोडक्शन करता है। अब इसी न्यूक्लियोसाइड यानी
शुगर कंटेंट के साथ नाइट्रोजन बेस का जुड़ा होना, नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। इस न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे शुगर और नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो फूड में प्रेजेंट सभी फूड कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी फूड कंटेंट का डाइजेशन जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, आफ्टर डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट में इन फूड कंटेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन की इनर वॉल में प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट म्यूकोसल लेयर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करती है। फूड के एब्जॉर्प्शन में यदि हम बक्कल कैविटी में फूड का एब्जॉर्प्शन देखें तो बक्कल कैविटी में फूड का एब्जॉर्प्शन रेयरली होता है। केवल कुछ मेडिसिन्स जो कि बक्कल कैविटी में इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है, इन मेडिसिन कंटेंट्स का एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी में होता है। अदरवाइज फूड के किसी कंटेंट का एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी में नहीं होता। इसी तरह से स्टमक में भी फूड के किसी भी कंटेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, केवल कुछ मात्रा में अल्कोहल, वाटर और कुछ मेडिसिन्स स्टमक वॉल से एब्जॉर्ब की जाती है। कभी कभी वाटर, कुछ मेडिसिन्स और अल्कोहल स्टमक वॉल से एब्जॉर्ब होते हैं, आमाशय की भित्ति से अवशोषित होते हैं। फूड का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर फूड एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, किस तरह से फूड के वेरियस कंटेंट का इंटेस्टाइन वॉल में एब्जॉर्प्शन होता है।
फूड के वेरियस कंटेंट का डाइजेशन के बाद किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम सेल्स में एब्जॉर्प्शन होता है, म्यूकोसल लेयर, उपकला स्तर, श्लेष्मा स्तर की उपकला कोशिकाएं किस प्रकार से वेरियस फूड कंटेंट का एब्जॉर्प्शन करती है। इस प्रोसेस में एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड, एब्जॉर्प्शन का सक्रिय और निष्क्रिय मेथड दोनों ही काम करता है। एक्टिव मेथड अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी को यूटिलाइज करके मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह से पैसिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी की किसी भी एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाता, मॉलिक्यूल्स या मैटर को, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को इजी वे में इंटेस्टाइनल वॉल इजी वे में सेल्फ इंटरनलाइज करती है, अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर लेती है। पैसिव मेथड में किसी एनर्जी का यूज़ नहीं होता, जबकि एक्टिव मेथड में एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। फूड में प्रेजेंट 3 फूड कंटेंट्स, प्रोटीन, शुगर और फैट, इनका एब्जॉर्प्शन अलग अलग प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस में प्रोटीन और शुगर का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन और शुगर का एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन, जैसे प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बनने वाले एब्जॉर्ब होने वाले योग्य फॉर्म अमाइनो एसिड और शुगर के डाइजेशन के बाद बनने वाले मोनोसैकेराइड्स, शुगर की मोनोसैकेराइड फॉर्म का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट एपिथेलियम सेल्स से सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, साधारण विसरण विधि से होता है। यहाँ पर एब्जॉर्ब इन अमाइनो एसिड और मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल को डायरेक्टली म्यूकोसल लेयर के नीचे प्रेजेंट सब म्यूकोसल लेयर में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स में इन फूड कंटेंट्स को, डाइजेस्टेड फूड कंटेंट्स को ब्लड वेसल्स के ब्लड में सप्लाई किया जाता है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन प्रोटीन और शुगर डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में एपिथेलियम सेल्स की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह से फैट कंटेंट का एब्जॉर्प्शन, फूड में प्रेजेंट फैट कंटेंट का एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन कैसे होता है। फैट के डाइजेशन के दौरान लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के साथ बाइल साल्ट्स रिएक्शन करते हैं और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। इमल्सिफाइड फैट ये एक मिसेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिसेल की फॉर्म में प्रेजेंट इस फैट को बाइल सॉल्ट्स परमिएबल बना देते हैं एपिथेलियम मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में। एपिथेलियम मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में मिसेल्स की परमिएबिलिटी हाई होने के कारण, पारगम्यता अधिक होने के कारण ये मिसेल मॉलिक्यूल एपिथेलियम सेल्स की वॉल, श्लेष्मा स्तर की उपकला कोशिकाओं की दीवार को पार करके कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में आ जाते हैं और इसी दौरान बाइल सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल जो इन मिसेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अगेन इन मिसेल्स को रिलीज करके अदर फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में रोल प्ले करने लग जाते हैं। दैट मीन्स बाइल सॉल्ट्स रिलीज हो जाता है मिसेल्स से और अदर फैट ग्लोब्यूल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसी समय ये मिसेल मॉलिक्यूल एपिथेलियम सेल की साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होते हैं डिफ्यूजन मेथड से, विसरण विधि से। विसरण विधि से डिफ्यूजन मेथड से एब्जॉर्ब होने के बाद इन फैट ग्लोब्यूल्स को, इन मिसेल्स में प्रेजेंट स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को आगे एपिथेलियम सेल्स में प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यीय जालिका में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फैट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को रीअरेंज करती है, पुनर्व्यवस्थित करती है। फैट की ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को रीअरेंज करती है, पुनर्व्यवस्थित कर देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पुनर्व्यवस्थित होने के बाद इन न्यूली फॉर्म्ड फैट मॉलिक्यूल्स को, दोबारा से नए सिरे से बनने वाले इन फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटी छोटी थैलियों में कवर करके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। और इस तरह से बनने वाली ये रीफॉर्म्ड फैट जो स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज होती है, इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को, मेम्ब्रेन से कवर्ड फैट ग्लोब्यूल्स को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ये काइलोमाइक्रोन ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं। काइलोमाइक्रोन स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट लैक्टियल वेसल, जिसे लसिका वाहिनी,
कहा जाता है। इस लसिका वाहिनी लैक्टियल वेसल्स में फैट मॉलिक्यूल्स को, एब्जॉर्ब फैट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है और इस तरह से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम वॉल में होता है। इसी तरह से एपिथेलियम वॉल फूड में प्रेजेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स और वाटर मॉलिक्यूल का भी डिफ्यूजन मेथड से और ऑस्मोसिस मेथड से, विसरण और परासरण विधि से लवण, आयन, प्रोटीन, विटामिन और पानी का अवशोषण करती है और इन्हें डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देती है, ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरह से डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। स्टमक, बकल कैविटी, ईसोफेगस या लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के किसी कंटेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इजेशन या डिफेशिएशन की प्रोसेस, किस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी शरीर से बाहर रिलीज करती है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ विकार। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।